गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अगर लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था, करंट के बारे में बता दिया था कि व्हाट इज करंट, द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में भी बता दिया था, व्हाट इज पोटेंशियल, कि किसी भी सर्किट में क्या होता है, करंट को फ्लो करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, यानी कि चार्ज को फ्लो करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये मैंने बता दिया था, ओम्स लॉ में भी मैंने आपको बता दिया था। व्हाट इज पोटेंशियल फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है ना। अब ये कोई सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है मतलब क्या फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस। ये मैं बता चुका हूं आपको, है ना, दैट द करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ये बता चुका हूं। तो चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब जब चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज को फ्लो करने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है ना। चार्ज को फ्लो करने के लिए बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल, जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। इसके बाद मैंने आप लोग को बता दिया था ओम्स लॉ के बारे में, है ना। ओम्स लॉ के बारे में मैंने क्या बता दिया था कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। सिंपल सी बात है कि आप किसी भी सर्किट में जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं इसको, है ना। आप किसी भी सर्किट में जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे, करंट भी उतना ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे जो घड़ी में जो सेल लगता है वो होता है 1.5 वोल्ट का। फिर आपने और बैटरियां देखी होंगी, जैसे 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। हमारे घर पे जो होता है वो 240 वोल्ट। रेलवे में जो लगता है वो लगता है आपका 25,000 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, करंट की वैल्यू भी उतनी ज्यादा रहेगी। ओम यही बताता है। फिर मैंने आपको बता दिया था कि जब आप यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट होता है आपका आर कांस्टेंट, जिसको अपन लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अभी मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसको अपन लोग कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। और अगर आर की वैल्यू आप यहां से निकाल लेते हो तो आर की वैल्यू क्या मिलती है आपको, V/I। इसकी यूनिट वगैरह सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ओम वगैरह होती है, ठीक है ना। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, यहां तक हो गया था। अगर आपको किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट्स होते हैं तो कृपया करके आप डाउट्स मेरे को भेज दिया करो, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा जैसे ही वो मेरे को मिलता है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ वगैरह मैंने इसके बारे में बता दिया था, प्लस इसका एक सर्किट डायग्राम बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो एक नया जो टर्म मिला है हमको, कौन सा, आर मतलब रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या है ये रेजिस्टेंस आखिर। तो होता क्या है, जैसे किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। जब किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है मतलब कौन फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं ताकि आप लोग को ये चीज याद रहे। मैंने डेफिनेशन में बताया है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर कहीं पर भी चार्ज फ्लो कर रहे, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आपने बटन चालू किया, बल्ब चालू हो गया, मतलब कि उस वायर में क्या फ्लो होने लगा, करंट। तो आप ये मान के चलोगे कि वहां पे चार्ज फ्लो होने लगे, ठीक है। तो व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं। तो होता क्या है, किसी भी कंडक्टर की जब आप बात करते हो या किसी भी मटेरियल की जब आप बात करते हो तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। उसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है बता रहा हूं मैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, कि वो चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। हर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, वो चाहता है कि चार्ज उसमें से फ्लो ना करे। मतलब कि वो क्या करता है, चार्ज को फ्लो होने से रोकता है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं,
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना मतलब रोकना। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब हर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकते हैं या अपोज करते हैं। कोई मटेरियल ज्यादा रोकता है, कोई मटेरियल कम रोकता है, लेकिन सब रोकते हैं, ठीक है, सभी रोकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। समझ में आया? तो क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है कि दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, वो चार्जेस को अपने में से फ्लो होने नहीं देते। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड दैट इज डिनोटेड बाय आर। और लास्ट क्लास में मैंने इसकी यूनिट भी बता दी थी आपको, ओम। इसकी यूनिट होती है ओम। तो अब देखो, अब आप लोगों ने 9th क्लास में ये चीज पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन करता है, तो जो उसके पास एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आ रहे हैं, चार्जेस मूव करते हुए आ रहे हैं, उनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मटेरियल क्या कर रहा है, उसको फ्लो होने से रोक रहा है। मटेरियल क्या कर रहा है, उसको फ्लो होने से रोक रहा है, जिसको अपन लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब वो रोक रहा है तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। और इस कारण से हमारा जो कंडक्टर होता है वो गर्म हो जाता है, और इसीलिए उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी चीज जहां पर करंट फ्लो हो रही हो, आप उसको जाके ऐसे छू के देख लेना, वो आपको गर्म मिलेगा। तो गर्म क्यों हो जाता है, वो रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है फ्लो करने से। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। पूरी नहीं होती बट थोड़ी सी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। और उस हीट एनर्जी के कारण आपका जो कंडक्टर होता है वो गर्म हो जाता है। इसलिए आपका कोई बल्ब चालू है तो उसको जाके छुओ, गर्म मिलेगा। कूलर चालू है, उसको जाके छुओ, गर्म मिलेगा। टीवी चालू है, उसको जाके छुओ, गर्म मिलेगी। किसी भी चीज को आप छुओगे, गर्म मिलेगा। क्यों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। समझ गए बात को? है। तो यहां पर अभी फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो ये आता है अपना रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, इतना सभी को क्लियर हुआ। दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस का आपको मालूम है कि हम जब किसी भी चीज का जब सर्किट बनाना रहता है तो हर चीज का सिंबल यूज करते हैं। जैसे बैटरी का सिंबल ये होता है, सेल का सिंबल ये होता है, बड़ी वाली लाइन प्लस, छोटी वाली लाइन माइनस, ये सारी बातें है ना। तो ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल आर। ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस सभी को समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी चीज में करंट को अपोज करता है। इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग। ठीक है। अब मान लो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है। करंट को अपोज कर रहा है मतलब वोल्टेज को अपोज कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने कहीं पर भी 10 वोल्ट का करंट अप्लाई किया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस 10 वोल्ट को अपोज करेगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 वोल्ट से कम हो जाएगी, है ना, 8 या 9 वोल्ट हो जाएगी। बाकी का 1 या 2 वोल्ट कहां चला गया, रेजिस्टेंस ने रोक लिया। ठीक। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, हमको करंट को जैसे कि हमारे घर पे 240 वोल्ट का करंट आता है। कितने वोल्ट का करंट आता है, 220 से 240 वोल्ट होता है।
लेकिन आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए चाहिए मात्र 12 वोल्ट। अब तुमको मोबाइल को चार्ज करने के लिए चाहिए 12 वोल्ट, आपके घर पे आ रहा है 220 से 240 वोल्ट। अब अगर तुमने इतना ज्यादा करंट से तुम्हारा मोबाइल चार्ज कर दिया तो वो तो फूट जाएगा, ब्लास्ट ही हो जाएगा पूरा। इसीलिए आपका मोबाइल के साथ एक चार्जर आता है। वो चार्जर क्या करता है, कितना करंट लेता है आपके घर से, 240 वोल्ट का, उसको कम कर देता है। उसको कम करके कितना कर देता है, 12 वोल्ट, और किसको दे देता है, मोबाइल को। समझे? आपके घर पे आजकल एलईडी टीवी आती है, एलईडी टीवी भी केवल 12 वोल्ट पर ही काम करती है। तो कैसे, आपके घर पे तो 240 वोल्ट आ रहा है, तो उसका जो एडाप्टर होता है ना, एडाप्टर के अंदर ऐसा सर्किट बनाया जाता है कि वो लेता तो 240 वोल्ट है, लेकिन टीवी को कितना देता है, करंट को कम करके 12 वोल्ट ही देता है। तो ये कम करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। मतलब ये हमारे लिए फालतू नहीं है, हमारे लिए बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, कभी मैं आप लोग को रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, आप लोग को मेरे पास रखे होंगे, मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाऊंगा कि देखने में कैसे दिखते हैं। तो इनका काम क्या है, करंट को या वोल्टेज को कम कर देना। इनका काम क्या है, करंट या वोल्टेज को कम कर देना। मतलब अगर कहीं पर मान लो ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, हमको कम वोल्टेज चाहिए है, तो आप क्या कर दो, वहां पर रेजिस्टेंस लगा दो, तो वो क्या करेगा, ज्यादा वोल्टेज को कम करके दे देगा हमें। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, हमको जितने रेजिस्टेंस की जरूरत है उतना रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। हमको जितने रेजिस्टेंस की जरूरत है उतना रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमको कहीं पर चाहिए 50 ओम का रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस चाहिए, 50 ओम का, लेकिन हमारे पास 50 ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल है ही नहीं, हमारे पास 10 ओम के हैं, 20 ओम के हैं। तो क्या करोगे, तो क्या कर सकते हैं, हम इन 10 और 20 ओम के रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ सकते हैं, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसके सर्किट हैं आपको, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप की कॉम्बिनेशन, मतलब रेजिस्टेंसेस को आप दो टाइप से कनेक्ट कर सकते हो, सीरीज में और पैरेलल में। अब मैं बताऊंगा कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। तो हम पहले कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं। कितने रेजिस्टेंस हैं, 3। उनको आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक ये लगा दिया, इसी के बाजू में दूसरा लगा दिया, और इसी के बाजू में तीसरा लगा दिया। मान लीजिए ये पहला रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा है R2, ये तीसरा है R3। इनको आपने ऐसा लगा दिया, एक के बाजू में एक। तो ऐसा लगाने से क्या होता है मैं बता रहा हूं। ये लगा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सर्किट मैंने पूरा कर दिया, ये बैटरी है A B। तो इस केस में क्या होता है, देखिए बैटरी क्या फ्लो करेगी, यहां पे करंट फ्लो करेगी। तो एक बार याद रखिएगा, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में इस पूरे में सेम करंट फ्लो होगी। मतलब R1 में I करंट जा रही है मान लिया, तो R2 में भी I करंट जाएगी, R3 में भी I करंट जाएगी, करंट अलग अलग नहीं जाएगी। ठीक है, अभी आपको जब मैं और आगे पढ़ा दूंगा तब समझ में आएगा आपको ठीक से। ठीक है, तो अब अपन लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। होता है कि नहीं, ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। एक लाइन छोड़ के लिखता हूं, क्या पढ़ा हमने ओम्स लॉ के हिसाब से, V इक्वल टू IR। अब देखो करंट तो सब में सेम फ्लो हो रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ही ये है कि when same current flows through the circuit। अगर मान लीजिए आपके सर्किट पे सेम करंट फ्लो हो रही है, मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये डेफिनेशन ही होती है इसकी। ठीक है,
तो अब ओम्स लॉ के हिसाब से हो गया V इक्वल टू आई आर। अब देखो करंट तो सेम फ्लो हो रही है, सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन R की वैल्यू सबकी अलग अलग है कि नहीं है? यहाँ पे R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है। तो जब R की वैल्यू तुम यहाँ पर अलग अलग रखोगे तो V की वैल्यू भी तुमको अलग अलग मिलेगी। मतलब मान लिया यहाँ पर आपको V कितना मिलेगा, V1, यहाँ पे कितना मिलेगा, V2, और यहाँ पर कितना मिलेगा, V3। नोट्स में भेज चुका हूं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अब मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बता देता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट तो सेम फ्लो होती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का V3 है, ठीक है। तो अलग अलग वोल्टेज है V1, V2, V3। तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल, थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ, थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ, थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ, टोटल कितना हो गया, तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल पोटेंशियल आ गया आपका, है कि नहीं। अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब जब तुम R की जगह पे क्या रखोगे, R1, तो पोटेंशियल कितना आएगा, V1। सिमिलरली जब तुम R की जगह पे रखोगे R2, तो पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको, V2। और सिमिलरली जब R की जगह पे रखोगे आप R3, तो पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको, V3। तो यहां पे क्या लिखा है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और क्या आपको V1, V2, V3 की वैल्यू मिल गई, V1, V2, V3 और V की वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यूज को उठा के यहां पर रख दो। तो V की जगह पे क्या रख सकते हो, IR, V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। I कॉमन, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, I कॉमन निकाल लिया। तो ये I से ये I क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको R इक्वल टू क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब ये है, अब मान लो आपने 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं इस टाइप से, पहले वाले की वैल्यू है 10, दूसरे की है 12, तीसरे की है 15, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके हिसाब से क्या बोलता है ये कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप तीनों को ऐड कर दो। कोई जरूरी नहीं है 3 ही हो, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या बोलता है कि सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, तीनों ऐड जाएंगे। तो 10 प्लस 12 प्लस 15, मतलब ये कितना आ जाएगा, 27, 37। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 37। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। अब सेम ऐसे ही पैरेलल करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम फ्लो होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो वोल्टेज अलग अलग था तो हमने वोल्टेज फाइंड किया था, समझे बात। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं निकालता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इरेज कर दे रहा हूं, वीडियो है, आप लोग तो देखते रहोगे इस चीज को, इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए मैंने 3 रेजिस्टेंस को ऐसे लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, एक रेजिस्टेंस ये लगाया और एक रेजिस्टेंस ये लगाया। इस टाइप से, एक है आपका R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, और यहां पे अपन ने लगा दी बैटरी।
प्लस माइनस V, करंट फ्लो होगी I। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर आपने ऐसा लगा दिया तो यहां से करंट आ रही है I, तो आ तो एक जगह से रही है, लेकिन जा कितनी जगह रही है, 3 जगह। करंट आ तो एक जगह से रही है, लेकिन जा कितनी जगह पर रही है, 3। मतलब यहां जाएगी I1, यहां जाएगी I2 और यहां जाएगी I3। मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां पे करंट डिवाइड हो गई। सीरीज में मैंने क्या बताया था, करंट सेम थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गई। तो जहां भी करंट डिवाइड होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। जहां भी करंट डिवाइड होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये पक्का है। जब आप किसी भी सर्किट को सॉल्व करेंगे ना, न्यूमेरिकल सेक्शन में देखना, बहुत सारे आपको सर्किट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे पता करोगे कि सीरीज में लगे हैं या पैरेलल लगे हैं। तो जैसे मैंने बोला, आप चेक करो करंट, अगर करंट सेम फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस में, मतलब तो वो सीरीज हो गए, और अगर करंट अलग अलग फ्लो हो रही है, मतलब कहीं पर जाके डिवाइड हो रही है करंट, तो वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो R1 में जाएगा I1 करंट, R2 में जाएगा I2 करंट और R3 में जाएगा I3 करंट। तीनों करंट यहां पर आएंगे, I1, I2, I3, B पर जो है तीनों ऐड हो जाएंगे और वापस से टोटल करंट I जो है वो वापस चली जाएगी, इस प्रकार से। तो सीरीज में क्या हो रहा था, करंट सेम थी, लेकिन पैरेलल में क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गई। तो जब करंट डिवाइड हो जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। तो देखो R1 किसके बीच में लगा है, AB के बीच में। R2 किसके बीच में लगा है, AB के बीच में। R3 किसके बीच में लगा है, AB के बीच में। क्या तीनों सेम पॉइंट्स के बीच में लगे हैं, हाँ। तो जब पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। तो यहां का पोटेंशियल मान लिया कितना है, V। जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन का उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सीरीज में करंट सेम थी, पोटेंशियल अलग था, पैरेलल में करंट अलग हो गई है, पोटेंशियल सेम हो गया। अब फिर वही कहानी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या अलग था, पोटेंशियल, तो मैंने पोटेंशियल फाइंड किया था। यहां पे क्या अलग है, करंट, तो मैं करंट फाइंड करूंगा। तो टोटल करंट कितनी आएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर वही कहानी है, सेम वैसे ही चलेगा, ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए है, I की, तो I की वैल्यू निकाल लो, V अपॉन R। V पोटेंशियल, पोटेंशियल तो सेम है तीनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन R अलग अलग है। जब आप R1 रखोगे तो करंट कौन सी आएगी, I1। तो जब आपने यहां पे R1 रखा तो करंट कौन सी आएगी, I1। जब आपने यहां पे R2 रखा तो करंट कौन सी आएगी, I2। और जब आपने यहां पे R3 रखा तो करंट कौन सी आएगी, I3। फिर वही चीज है, I1, I2, I3 सबकी वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, तो आपको मिलेगा V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब मान लो कि आपको कहीं पर भी दो रेजिस्टेंस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, पैरेलल में लगे मिल गए। कैसे लगे मिल गए, पैरेलल में, इस टाइप से। एक एग्जांपल मैंने सीरीज वाले का भी बता दिया था, तो एक मैं इसका भी बता दे रहा हूं। मान लो ये है 5 ओम का, ये है 3 ओम का, ये है 4 ओम का। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो चूंकि ये पैरेलल में है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल में होता है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखो सीरीज में होते अगर ये वाले सीरीज में होते तब तो आप डायरेक्ट ऐड कर देते। सीरीज में क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब डायरेक्ट ऐड कर लो, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। लेकिन ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल करके ऐड करो, मतलब 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/4। फिर आप इसका एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम निकाल के आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा।
समझ गए बात? तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पहले जो मैंने कराया था वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और आप चेक कैसे करोगे? चेक ऐसे करोगे कि अगर करंट सेम फ्लो हो रही है तो वो सीरीज हो गया, और अगर करंट अलग अलग फ्लो हो रही है तो वो पैरेलल हो गया। समझे? तो आज की इस क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग इन दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपको ऐसे कुछ भी सर्किट वर्किट कुछ भी बना मिल जाएगा बुक में, और उसमें लिखा रहेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, पोटेंशियल निकालो, करंट निकालो, जो भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए होमवर्क यही है कि आप लोग इसको करके और खुद अपने मन से भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। और कोई अगर नहीं बनता है तो आप वो मेरे को डाउट में पूछ लीजिए, मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा, तो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया बात को? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने हालांकि जो नोट्स भेजे थे उसमें ऑलरेडी नोटेड डाउन है ये सारी चीजें, ठीक है? तो आप लोग उसको अच्छे से करके और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, बल्कि मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसी में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व भी है, आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो आप मेरे को इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? देखो बेटा, नहीं पढ़ रहे होते तो नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ ही रहे हो, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, टाइम पास के लिए मत पढ़ो। कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ के मेरे से पूछ सकते हो, और आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। गुड बाय, गुड डे, ठीक है? और जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा डाउट सेक्शन में। गुड बाय।